नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सजान। शुरुआत हेडलाइन से। बेहिसाब संपत्ति मामले में शशिकला को 4 साल की कैद, नहीं लड़ पाएंगी 10 साल तक चुनाव, तुरंत सरेंडर करने का आदेश। अन्नाद्रमुक विधायक दल के नेता पलनीसामी का सरकार बनाने का दावा, मुख्यमंत्री समेत 20 नेता निष्कासित, पनीरसेल्वम गुट ने फैसले को बताया अवैध। तीन तलाक के कानूनी पहलुओं पर ही गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट, अदालत की निगरानी पर सुनवाई से इनकार, विचार के लिए गुरुवार तक मांगी राय। और 2.5 साल के उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई दर जनवरी में बढ़कर 5.25%, ईंधन कीमतों में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी। विश्व रिकॉर्ड की ओर इसरो, श्रीहरिकोटा से कल छोड़े जाएंगे 104 उपग्रह, उल्टी गिनती शुरू। और आइए देखते हैं पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक महासचिव वी.के. शशिकला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया है। अब वो 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा गया है। राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है और राज्यपाल से ने तमिलनाडु मसले का जल्द हल निकालने की भी इन्होंने अपील की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का वी.के. शशिकला का सपना टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से ज्यादा संपत्ति मामले में उन्हें दोषी पाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को 4 साल की सजा पूरा करने को कहा है। शशिकला 6 महीने की सजा काट चुकी हैं, उन पर 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें सिर्फ रिव्यू के लिए मांग सकते हैं, वो तो इसी जज के पास जाएंगे। इस जजमेंट के बाद बेफजूल है और यदि इस जज के सामने दोबारा नहीं जाओगे तो फिर क्यूरेटिव 5 जज के सामने भी नहीं जा सकते हो। वो सब एक औपचारिकता है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल से की सजा से बच सकते हैं। इस मामले में जयललिता मुख्य आरोपी थी। निधन के बाद जयललिता के खिलाफ कार्रवाई खत्म हो गई है। शशिकला के 2 रिश्तेदारों वी.एन. सुधाकरन और येल्वरासी को भी 4 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। Already now, you know very well, case is there, we are going to appeal for that. There is appeal, definitely review petition will be there. We are going for appeal. विपक्षी दलों ने फैसले का स्वागत किया है और राज्यपाल से स्थिर सरकार के लिए कदम उठाने की अपील की है। குறிப்பாக 21 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீதி நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா நீதிபதி குன்கா அவர்கள் தந்த தீர்ப்பு. The center has no role to play. Governor will take a decision based on the situation there, and we don't want BJP has no interest to interfere, and we have no stakes also. गवर्नर जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में रही है, उनको फौरन विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए और AIADMK के सब पक्षों को अपना बहुमत साबित करने की अनुमति देनी चाहिए। Political uncertainty currently prevailing in Tamil Nadu must end. Immediately, those who can prove the majority on the floor of the House and the Assembly must be called to form the government. ये मामला 19 साल पुराना है। आरोप था कि साल 1991 से 1996 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता ने 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाब संपत्ति अर्जित की। इसमें शशिकला और बाकी दोषियों ने उनकी मदद की थी। जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में ये फैसला भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक नजीर साबित होगा और साथ ही साथ राजनीतिक दलों और राजनेताओं के हाथ में एक औजार के रूप में इसको देखा जा सकेगा। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। शशिकला के दोषी होने के बाद तमिलनाडु की राजनीति तेजी से बदल रही है। ई पलनीसामी को अन्नाद्रमुक विधायक दल का नेता चुना गया, तो वहीं शशिकला ने मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम समेत 20 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। पनीरसेल्वम गुट ने इन फैसलों को अवैध बताया है। चेन्नई में जश्न मनाते मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के समर्थक। सुप्रीम कोर्ट से शशिकला को सजा होते ही पनीरसेल्वम के घर समर्थक जमा होने लगे। उन्होंने पटाखे जलाए
और पनीरसेल्वम के समर्थन में नारे लगाए। पनीरसेल्वम ने भी विधायकों से अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की। Mr. OPS is definitely going to come back as the Chief Minister of Tamil Nadu, and he is going to be another Kamaraj, another MGR and another male version of Amma. फैसले के बाद शशिकला के घर पोस्ट गार्डन पर सन्नाटा पसरा रहा। चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर रिजॉर्ट पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। बीते बुधवार से पार्टी के अधिकतर विधायक यहीं हैं। बीती रात से शशिकला खुद इसी रिजॉर्ट में थी। फैसला आने के बाद शशिकला ने विधायकों के साथ बैठक की और ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं ओ पनीरसेल्वम समेत 20 नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला हुआ। शाम में पलनीसामी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया। அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக எடப்பாடி கே பழனிசாமி என்னை அறிவித்தார், தேர்ந்தெடுத்தார். CSGO right at all. No CSGO right at all. Palanisamy is not a fit person to hold the post. She is fit for nothing. जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुनने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पलनीसामी के जरिए शशिकला रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहती हैं। Whoever is going to lead the AIADMK should definitely not be a puppet of the Natarajan Sashikala clan, and it should be a person whom Madam Jayalalitha herself chose, and it should be the right person who can take forward her legacy and fulfill all her dreams. तमिलनाडु में सियासी संकट 5 फरवरी से जारी है। इसी दिन पनीरसेल्वम की जगह शशिकला को विधायक दल का नेता चुना गया। पहले पनीरसेल्वम ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया, हालांकि बाद में उन्होंने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया। इसके बाद शशिकला और पनीरसेल्वम ने राज्यपाल से अलग अलग मिलकर बहुमत का दावा किया। वहीं अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को राज्यपाल को सलाह दी कि वो 1 सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत का फैसला करें। कई लोगों का मानना है कि 4 साल बाद भी, जो राजनीति में लंबा समय नहीं है, शशिकला वापस आकर अपने आप को जयललिता का उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकती हैं। चेन्नई से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस फैसले पर और उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार न्यूज़ एक्सप्रेस से मनीष छिब्बर है। मनीष, स्वागत है आपका। और चेन्नई से कृति मिश्रा हमारी साथ फोन लाइन पर हैं। कृति, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, किस तरीके के आप वहां पर लीगल ऑप्शंस जिनकी तरफ शशिकला और उनकी टीम आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्या खबरें हैं? जी कविंद्र, देखिए, शशिकला के बाद AIADMK के विधायक दल के नेता चुने गए E.K. पनीरसेल्वम 124 एमएलए की लिस्ट लेकर गवर्नर से मिले। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वहीं पनीरसेल्वम के खेमे पर हमला करते हुए लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर और पार्टी के वरिष्ठ नेता M. थॉम्बादुराई ने कहा है कि पनीरसेल्वम सरकार नहीं बना सकते, लेकिन राज्यसभा MP वी मैत्रेयन जो लगातार वो पनीरसेल्वम को समर्थन दे रहे थे, वो भी राजभवन पहुंच चुके हैं, वो भी गवर्नर से बात कर रहे हैं। इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि गोल्डन बे रिजॉर्ट में कुछ विधायक बाहर निकलना चाह रहे हैं और अपना समर्थन वो पनीरसेल्वम को देना चाह रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर स्थिति बनती और बिगड़ती नजर आ रही है दोनों खेमों के बीच। तो कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि किस तरह से गोल्डन बे रिजॉर्ट में जो विधायक हैं, किसके पास कितना समर्थन है, क्योंकि 124 एमएलए की लिस्ट तो दे दी गई है, लेकिन वो क्या कंपल्शन में दी गई है या फिर एमएलए ने सही में सिग्नेचर किया, ये अभी देखना बाकी है। शुक्रिया कृति इस अपडेट के लिए आपका। मनीष, मैं समझना चाहूंगा आपसे, जिस तरीके से ये पूरा लीगल मामला रहा है और जो टाइमिंग है फैसले की बहुत क्रूशियल दिख रही है, लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें, कर्नाटक हाई कोर्ट से जिस तरीके से वहां पर बरी किया गया 1000 पेज का जो एक फैसला आया था, इस जो आज का जो फैसला था उसमें क्या बड़ी चीज है जो आपको दिख रही है कि एक नजीर के तौर पर जो तमाम केसेस चल रहे हैं राजनेताओं के खिलाफ, हम देखते हैं कि अदालतों में हैं, वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उस पर? देखिए, मुझे नहीं लगता इनका बाकी केसों पे कोई बहुत ज्यादा असर होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में अदालतें जो है वो अपनी स्पीड से काम करती हैं। क्योंकि ये कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। इससे पहले आ चुकी है, कन्विक्शन हो चुका है, लालू का हुआ है, आपको याद होगा। ऐसे कई केसेस हुए हैं। और लेकिन जो इस केस में सबसे बड़ी देखने वाली बात है वो ये है कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो शशिकला अगले 10 साल
उसमें से आप 21 दिन निकाल दीजिए, क्योंकि 21 दिन वो जेल काट चुकी है। उस 10 साल माइनस 21 दिन तक अब वो कोई एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकती है वो, और इसका मतलब वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती है। तो अगर उन्हें स्टेट में गवर्नमेंट बनवानी है जिसमें उनकी दखल अंदाजी हो, तो वो गवर्नमेंट अब केवल वो प्रॉक्सी के थ्रू ही चला सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस फैसले से आज उभर के आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, दोनों जजेस ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको पूरी तरह दोबारा से रिस्टोर किया है, और जो हाईकोर्ट का जजमेंट था कर्नाटका हाईकोर्ट का उसको खारिज किया है। ये एक अपने में जनरली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अगर सेट असाइड भी करता है हाईकोर्ट का तो उसका कुछ पोर्शन जो है रिटेन हो जाता है या सजा कम हो जाती है, ऐसी कई चीजें हम देखते हैं। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन है कि जिसमें उनको 4 साल की सजा दी है। और क्योंकि आपको पता है हमारे देश का कानून है कि 4 साल टोटल 10 साल अब वो कोई पद नहीं ले पाएंगी। और मनीष, जिस तरीके से इस पूरे फैसले में, जब मुझे याद है कि शुरुआत में जब केस फाइल हुआ था उसके बाद जो बयान आते रहे सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से और जो जयललिता की ओर से जो बयान आया उसमें यही था कि फंसाने की कोशिश की जा रही, जो तथ्य हैं बिल्कुल वास्तविक नहीं है, छेड़छाड़ की बात हो रही थी। अब जबकि पूरा फैसला आ चुका है, आप लंबे अरसे से कानूनी दांवपेचों को समझते रहे, क्या बड़ा पॉइंट आपको दिख रहा है जो कि शशिकला के खिलाफ इस पूरे फैसले में मैं कहूं कि अदालत ने सुनाया है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने इन टोटो जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है उसको रिस्टोर किया, उसको अपहेल्ड किया है, तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है, उन्होंने कहा है जो एसेट्स, जो एक्स्ट्रा एसेट्स, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की बात कोर्ट के सामने थी, उन्होंने कहा है उनकी वैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हाई कोर्ट को उसको समझने में ठीक नहीं रहा है। तो इसलिए उन्होंने दोबारा से हाई कोर्ट ने वो एसेट्स जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स थे उनको काफी कम करके आंका था, और जिसकी वजह से उन्होंने इन दोनों को, इन चारों को छोड़ दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि नहीं, वैल्यूएशन में कोई परेशानी नहीं है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था। और ये एक आगे के केसेस के लिए भी एक बेसिस बनेगा कि अगर ट्रायल कोर्ट ने जो मैथमेटिक्स है अगर उसको ठीक से किया है तो सुप्रीम कोर्ट अब उस पर अपनी मोहर लगाएगा। और हाई कोर्ट को भी एक सिग्नल है कि आप लोगों को भी उससे चलना चाहिए, एज लॉन्ग एज देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन दैट। और इसके साथ साथ, क्योंकि अब जैसे आपने कहा बिल्कुल अहम कि 10 साल तक वो चुनाव पद नहीं ले सकती हैं। एक जो बड़ा फैक्टर्स में आया कि जुर्माने को लेकर 10 करोड़ का जो जानकारी मिल रही है कि वो एक जुर्माने की बात सामने आ रही है, ऐसे मसलों को लेकर क्या ये एक अपर लिमिट है या फिर केस टू केस से डिफर करता है? नहीं, केस टू केस होता है, क्योंकि कोर्ट उसमें ये भी देखता है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का क्या है। क्योंकि इस केस में आप देखिए सुप्रीम जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था उसमें 6 बेनामी प्रॉपर्टीज कंपनीज का भी जिक्र है। उसमें इन कंपनीज में कहा गया था, ट्रायल कोर्ट का ये मानना था कि जयललिता के काफी पैसे उन कंपनीज में जाते रहे। और एक आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात दोबारा से कही है, जो ट्रायल कोर्ट ने भी कही थी कि ये शशिकला और इनके जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि जो बाकी 3 लोग थे, जयललिता तो अब चली गई, जो बाकी 3 लोग जो आज कन्विक्ट हुए हैं वो शशिकला और दोनों उनके रिश्तेदार हैं, उनकी भाभी और उनका जो मेरे ख्याल से नेफ्यू है, हाँ नेफ्यू है, जिसको जयललिता जी का फॉस्टर सन भी माना जाता है। तो इन लोगों की उन कंपनीज के साथ, और कोर्ट का ये मानना है कि ये लोग उनके घर पे, चीफ मिनिस्टर के घर पे या जयललिता के घर में इसीलिए रहते थे क्योंकि ये पैसे का लेन देन होता था। अब इस सारी इन वजहों से ये होगा कि शशिकला जो पार्टी चलाना चाहती है, अब 4 साल तो वो जेल में रहेंगी। अब जनरली हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसा होता है कि आप 4 साल नहीं पूरे काटते हैं, क्योंकि कुछ छुट्टियां, पैरोल, ऐसी चीजें बीच में आ जाती हैं और आप बाहर आ सकते हैं। तो 3 साल तक तो ये कम से कम अंदर है ही है। तो उस 3 साल इनकी पार्टी, क्या ये पूरी पार्टी इनके साथ जुड़ी रहती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकसी चल रही है और ऐसे में यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है इसकी टाइमिंग को लेकर। बहुत शुक्रिया मनीष, इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर।
और अब चुनाव की उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस दौर में राज्य की 67 सीटों पर कल मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा चाक चौबंद है। 11 जिलों में होने वाले मतदान में 721 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस दौर में सबसे ज्यादा 67 उम्मीदवार बीजेपी और बीएसपी ने उतारे हैं, जबकि आरएलडी के 53, समाजवादी पार्टी के 51, कांग्रेस के 18 उम्मीदवारों समेत 207 निर्दलीय भी शामिल हैं। दूसरे दौर के लिए 23,696 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उधर उत्तराखंड की 70 में से 69 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। कर्णप्रयाग में मतदान 9 मार्च को होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान एक हादसे में बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप गनवासी की मौत हो गई है। राज्य में कुल 628 उम्मीदवार हैं। 75,12,559 मतदाताओं के लिए कुल 10,658 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और उधर तीसरे दौर के लिए उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। 19 फरवरी को तीसरे दौर में 69 सीटों पर वोटिंग होगी। रैलियों में सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को फर्रुखाबाद, कन्नौज और हरदोई में कई रैलियां की। उन्होंने बीजेपी के साथ ही बीएसपी पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने नोटबंदी समेत केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ मन की बात करना जानते हैं, काम की बात नहीं। खूब सुनी हमने रेडियो पर मन की बात, टीवी पे मन की बात, लेकिन अभी भी जनता नहीं जान पाई उनके मन की बात। और हम तो कहते हैं सुनाते रहे मन की बात, काम की बात कब करोगे? अगर कोई काम किया हो तो बता दो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कानपुर और लखनऊ में रैली की। मायावती ने चुनाव बाद बीजेपी से गठबंधन की किसी संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि बहुमत नहीं मिलने पर बीएसपी को विपक्ष में बैठना मंजूर है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में काम कम और अपराध ज्यादा बोलता रहा है। हमारे लोगों की लापरवाही की वजह से, गुमराह होने की वजह से हमारे लोग थोड़ा चूक कर गए और हम किनारे पर आकर रह गए और हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, तो भी बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मैनपुरी, कानपुर देहात समेत कई जगह चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को हताशा में किया गया अवसरवादी गठजोड़ बताया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सरेआम घटनाएं होती है। परिवार मांग करता है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आदेश नहीं दिया जाता, रिकमेंड नहीं किया जाता भारत सरकार को कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। यही इंसाफ है। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे दौर के लिए 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नर्सरी में दाखिले के लिए स्कूल से दूरी एकमात्र आधार नहीं हो सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नेबरहुड पॉलिसी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया है। दिल्ली सरकार इस फैसले के खिलाफ अब अपील करेगी। नर्सरी दाखिले पर निजी स्कूलों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नेबरहुड पॉलिसी पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया है। कोर्ट का कहना है कि पसंद के स्कूल में बच्चों का दाखिला कराना अभिभावकों का अधिकार है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये नोटिफिकेशन जो है ये स्कूलों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये पेरेंट्स और चिल्ड्रन के राइट टू चूज अ स्कूल उसके भी खिलाफ है। दिल्ली सरकार ने 7 जनवरी को डीडीए की जमीन पर बने 298 निजी स्कूलों के लिए अधिसूचना जारी किया था। इसमें दाखिले के लिए बच्चों के घर से स्कूल की दूरी को एकमात्र आधार बनाने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने जो भी कहा है, हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए हम उसके खिलाफ अपील करेंगे और हमारा मानना है कि पेरेंट्स का हक स्कूल के ऊपर होना चाहिए। खासतौर से जनता की जमीन, करोड़ों अरबों खरबों की रुपए की जमीन लेके जो स्कूल चल रहे हैं उनको तो नियम शर्तें माननी पड़ेगी। नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन था। नेबरहुड पॉलिसी के तहत इन निजी स्कूलों में सबसे पहले उन बच्चों को दाखिला दिया जाना था जो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। सीट खाली रहने पर 1 से 3 किलोमीटर और उसके बाद 6 किलोमीटर के अंदर रहने वाले बच्चों को
मौका मिल सकता था, लेकिन अब मामले के निपटारे तक इन नियमों पर रोक लगी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक, निकाह, हलाला और बहुविवाह के सिर्फ कानूनी पहलू से जुड़े मुद्दों पर ही विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक की अदालतों को निगरानी करनी चाहिए, इस पर विचार नहीं होगा। कोर्ट का मानना है कि ये विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अगुवाई वाली पीठ ने सभी पक्षों से विचार किए जाने वाले बिंदुओं को अंतिम रूप देने को कहा है। कोर्ट ने 16 फरवरी को इसमें जुड़े मुद्दे तय करने और 11 मई से नियमित सुनवाई शुरू करने की बात कही है। केंद्र सरकार समानता और महिलाओं के मान सम्मान का हवाला देते हुए 3 तलाक, निकाह, हलाला और बहुविवाह का विरोध किया था। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इनमें कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। दक्षिण कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में 3 जवान भी शहीद हो गए। खुफिया जानकारी के मुताबिक मंगलवार तड़के आज इलाके में अभियान शुरू हुआ था। मुठभेड़ में एक नागरिक समेत 6 जवान घायल हुए हैं। रविवार को कुलगाम में हुई मुठभेड़ में सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं मुठभेड़ में एक नागरिक समेत 2 सेना के जवान शहीद हुए थे। इस बीच राज्य के हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ की खबर है। जनवरी में थोक महंगाई दर में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये 2.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। जनवरी में ये दर 5.25% पर पहुंची है। दिसंबर में यह आंकड़ा 3.39% था। नवंबर की थोक महंगाई दर 3.15% से संशोधित होकर 3.38% हो गई है। जनवरी में खाने पीने के सामान, प्राइमरी आर्टिकल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की महंगाई दर में मासिक आधार पर इजाफा दर्ज किया गया। इसके अलावा सब्जी और फल के दाम भी बढ़े हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईंधन और ऊर्जा की महंगाई दर में दोगुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जनवरी में यह आंकड़ा 8.65 से बढ़कर 18.14% तक पहुंच गया। डीजल की कीमत इस महीने 31% से ज्यादा और पेट्रोल की कीमत करीब 15.5% बढ़ी। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से कल होने वाले 104 उपग्रहों के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रक्षेपण सुबह 9:28 पर होगा। इनमें पृथ्वी के अध्ययन के लिए 714 किलोग्राम का कार्टोसैट 2 सीरीज उपग्रह शामिल है। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान पर दुनिया भर की नजरें हैं। इस प्रक्षेपण के तहत अंतरिक्ष में 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 104 उपग्रह एक ही अभियान के तहत प्रक्षेपित किए जाने हैं। Really significant regulatory day for Indian aerospace, Indian space research. It's not every day that you have 104 satellites going every time. ऐसा पहली बार है जब 100 से ज्यादा उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया जा रहा है। मिशन का मुख्य उपग्रह 714 किलोग्राम वजन वाला कार्टोसैट 2 सीरीज उपग्रह है, जो इसी सीरीज के पहले प्रक्षेपित दूसरे उपग्रहों के समान है। इसके अलावा इसरो के 2 और 101 विदेशी नैनो उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया जाना है, जिनका कुल वजन 664 किलोग्राम है। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रहों के अलावा इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के एक उपग्रह शामिल हैं। कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह में निगरानी के लिए अति आधुनिक और उच्च शक्ति का कैमरा लगा होगा। इस मिशन के जरिए भारत प्रक्षेपण के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। एक ही अंतरिक्ष मिशन से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम है। 2014 में रूस ने 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। वहीं 2013 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक साथ 29 उपग्रह लॉन्च किए थे। बुधवार को इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। इस कीर्तिमान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसरो की प्रसिद्धि में 100 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। चेन्नई से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कोलकाता में आज से 7वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव शुरू हो गया। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने इसका शुभारंभ किया। महोत्सव के लिए 167 फिल्मों को चुना गया है। समारोह में मशहूर फिल्म निर्माता गौतम घोष और प्रोफेसर पार्थ घोष समेत कई हस्तियां शामिल हो रही हैं। विज्ञान के प्रचार प्रसार में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का अहम योगदान है। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कोलकाता में 7वें विज्ञान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर ये बातें कही।
उन्होंने विज्ञान पर आधारित फिल्मों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि ये सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभाती हैं। फिल्मों में मनोरंजन और वाणिज्यिक हितों को ज्यादा तरजीह देने पर उन्होंने चिंता जताई। Science films play an instrumental role in bringing about a change in the outlook of citizens by instilling in them a sense of reason and rationality that help nurture. विज्ञान फिल्म महोत्सव में 167 फिल्मों को चुना गया है, जिसमें 63 फिल्मों को अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। पुरस्कारों का ऐलान 18 फरवरी को होगा। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस और फ्रांस की 7 फिल्मों को गैर प्रतिस्पर्धी श्रेणी के तहत चुना जाएगा। It's very important part of a society. It's not, cinema is not only an entertainment. It's of course entertainment because cinema needs money, but it's a great medium of education. राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन विज्ञान प्रसार और नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम के संयुक्त तत्वाधान में हर साल आयोजित किया जाता है। इसका मकसद विज्ञान के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना है। विज्ञान फिल्मों का एक अभिन्न अंग है और इसलिए इस साइंस फेस्टिवल का उद्देश्य विज्ञान को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का है, ताकि उनकी सोच को तर्कसंगत बनाया जा सके। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े विमानों के मेले एरो इंडिया की शुरुआत हुई है, कुछ खास तस्वीरों के साथ। Tiger Moth was long used to